64वां नवांश ज्योतिष में अत्यंत संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण बिंदु माना गया है। इसे खर नवांश भी कहा जाता है। जिस ग्रह या राशि से 64वां नवांश निकाला जाता है उसके स्वामी को छिद्र ग्रह कहा जाता है, क्योंकि ये जीवन में कष्ट, बाधा, मानसिक तनाव, दुर्घटना, रोग या संकट के समय सक्रिय हो सकता है। विभिन्न ग्रंथों में इसकी गणना के अलग अलग आधार बताए गए हैं। बृहत होरा शास्त्र में इसकी गणना लग्न और चंद्रमा से करने का उल्लेख मिलता है। जातका परिजात केवल चंद्रमा से इसकी गणना को महत्व देता है। प्रश्न मार्ग लग्न, चंद्रमा और सूर्य तीनों से इसकी गणना करता है, परंतु सिद्धांत की दृष्टि से देखें तो 64वां नवांश किसी भी ग्रह या राशि से निकाला जा सकता है, क्योंकि ये मूलतः उस ग्रह से अष्टम भाव के सूक्ष्म प्रभाव को दर्शाता है। 64वें नवांश की निकालने की मूल विधि। किसी भी ग्रह या लग्न से 64वां नवांश उससे अष्टम राशि के उसी नवांश में स्थित होता है। उदाहरण के रूप में इंदिरा गांधी के चंद्रमा को लेते हैं। उनका चंद्रमा, राशि मकर, अंश 5 डिग्री 36 मिनट 10 सेकंड, नक्षत्र उत्तराषाढ़ा, चरण 3। अब इससे 64वां नवांश ज्ञात करते हैं। चरण 1, चंद्रमा का नवांश ज्ञात करें। प्रत्येक नवांश 3 डिग्री 20 मिनट अर्थात 3.33 डिग्रीज। मकर राशि में नवांश क्रम इस प्रकार चलता है। 1, 0 डिग्री 0 मिनट से 3 डिग्री 20 मिनट मकर नवांश। 2, 3 डिग्री 20 मिनट से 6 डिग्री 40 मिनट कुंभ नवांश। 3, 6 डिग्री 40 मिनट से 10 डिग्री 0 मिनट मीन नवांश। चंद्रमा 5 डिग्री 36 मिनट पर है, इसलिए ये दूसरे नवांश में आता है, अतः चंद्रमा का नवांश कुंभ हुआ। चरण 2, नवांश से 64वां नवांश निकालें। नियम, नवांश राशि से चौथी राशि 64वीं नवांश होती है। कुंभ से चौथी राशि गिनते हैं। कुंभ, मीन, मेष, वृषभ, अतः चंद्रमा का 64वां नवांश वृषभ हुआ। पारंपरिक अष्टम राशि विधि से भी इसे समझा जा सकता है। चंद्रमा मकर राशि के दूसरे नवांश में स्थित है। अब मकर से 8वीं राशि गिनी जाती है। मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क और सिंह। इस प्रकार अष्टम राशि सिंह प्राप्त होती है। अब सिंह राशि का दूसरा नवांश ज्ञात करना होगा। चूंकि सिंह एक स्थिर राशि है, इसलिए स्थिर राशियों में नवांश क्रम 9वीं राशि से प्रारंभ होता है। सिंह से 9वीं राशि मेष होती है, अतः सिंह के नवांश क्रम इस प्रकार बनते हैं। पहला मेष, दूसरा वृषभ, तीसरा मिथुन, चौथा कर्क, पांचवां सिंह, छठवां कन्या, सातवां तुला, आठवां वृश्चिक और 9वां धनु। चंद्रमा दूसरे नवांश में था, इसलिए सिंह का दूसरा नवांश लिया जाएगा जो वृषभ है। इस प्रकार पुनः वही परिणाम प्राप्त हुआ कि 64वां नवांश वृषभ है। अतः निष्कर्ष ये हुआ कि इंदिरा गांधी के चंद्रमा का नवांश कुंभ है तथा उसका 64वां नवांश खर नवांश वृषभ बनता है। इसे संक्षेप में इस प्रकार समझ सकते हैं। कैप्रिकॉर्न मून एट 5 डिग्रीज 36 मिनट्स, एक्वेरियस नवांशा, 64th नवांशा इज इक्वल टू टॉरस। हालांकि व्यवहार में 64वां नवांश देखने की सबसे सरल विधि नवांश कुंडली से मानी जाती है, क्योंकि इसमें डिग्री, नवांश तालिका या अष्टम राशि की विस्तृत गणना की आवश्यकता नहीं पड़ती। नियम अत्यंत सीधा है। नवांश कुंडली में ग्रह जिस राशि में स्थित हो, उससे चौथी राशि ही उसका 64वां नवांश होती है। उदाहरण के रूप में इंदिरा गांधी के जन्म चंद्रमा का नवांश कुंभ बनता है, इसलिए D9 में चंद्रमा कुंभ राशि में स्थित माना जाएगा। अब केवल कुंभ से चौथी राशि गिनने पर कुंभ, मीन, मेष और वृषभ परिणाम वृषभ प्राप्त होता है। यही चंद्रमा का 64वां नवांश है। इस विधि की विशेषता इसकी सरलता है। केवल D9 में ग्रह की स्थिति देखनी होती है और वहां से चौथी राशि गिन लेनी होती है। उदाहरणतः यदि कोई ग्रह D9 में मेष में हो तो उसका 64वां नवांश कर्क होगा, यदि सिंह में हो तो वृश्चिक होगा और यदि मकर में हो तो मेष होगा। अर्थात मूल नियम केवल इतना है कि नवांश से चौथी राशि ही 64वां नवांश मानी जाती है। ज्योतिष ग्रंथों में 64वें नवांश खर नवांश से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण फलित नियम बताए गए हैं। ये नवांश विशेष रूप से गोचर, संकट, कष्ट, दीर्घकालिक प्रभाव तथा जीवन के संवेदनशील कालों के विश्लेषण में अत्यंत उपयोगी माना गया है। नीचे इसके प्रमुख सिद्धांतों का सार प्रस्तुत है। 64वें नवांश पर अशुभ ग्रहों का गोचर।
जब शनि, राहु, केतु, मंगल आदि अशुभ ग्रह 64वें नवांश पर गोचर करते हैं, तब वे ऐसी घटनाओं को जन्म देते हैं जिनका प्रभाव लंबे समय तक बना रहता है। यदि जन्म कुंडली में 64वें नवांश में पहले से कोई पाप ग्रह स्थित हो, तब ये प्रभाव और अधिक तीव्र हो जाता है। ग्रह के 64वें नवांश में पाप ग्रह का प्रभाव। किसी भी ग्रह के 64वें नवांश में यदि कोई अशुभ ग्रह स्थित हो, तो वो उस ग्रह के कारकत्व में बाधा या हानि उत्पन्न कर सकता है। उदाहरणतः सूर्य के 64वें नवांश में पाप ग्रह होने पर प्रतिष्ठा, पिता या अधिकार संबंधी कष्ट मिल सकते हैं। चंद्रमा के 64वें नवांश में पाप ग्रह मानसिक तनाव, अस्थिरता या स्वास्थ्य कष्ट दे सकता है। शुक्र के 64वें नवांश में पाप ग्रह दाम्पत्य या सुखों में बाधा उत्पन्न कर सकता है। 64वें नवांश और 22वें द्रेखने का संबंध। यदि चंद्रमा से 64वें नवांश का स्वामी तथा 22वें द्रेखने का स्वामी एक ही ग्रह हो, तो ये ग्रह अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। ऐसी स्थिति में जब वो ग्रह गोचर में अष्टक वर्ग में बिंदु रहित राशि से गुजरता है, तब गंभीर कष्ट या मृत्युकारक परिस्थितियां उत्पन्न कर सकता है। यदि दोनों के स्वामी भिन्न हों, तब दोनों ग्रहों के संयुक्त अशुभ गोचर काल में संकट या मृत्युकारक योग अधिक प्रभावी माने जाते हैं। अष्टम राशि और खर नवांश का परस्पर संबंध। जन्म लग्न से अष्टम भाव की राशि तथा 64वें नवांश की राशि को विशेष रूप से नोट करना चाहिए। यदि कोई अशुभ ग्रह गोचर में एक राशि में स्थित हो और नवांश में दूसरी संवेदनशील राशि में चला जाए, तो वो अशुभ घटनाओं को सक्रिय कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि जन्म से अष्टम राशि मकर हो और खर नवांश कन्या हो, तब अशुभ ग्रह मकर राशि में कन्या नवांश या कन्या राशि में मकर नवांश में गोचर करते हुए विशेष कष्टदायक फल दे सकता है। मंद गति वाले ग्रहों का प्रभाव। शनि, राहु और केतु जैसे मंद गति वाले अशुभ ग्रह जब खर नवांश में गोचर करते हैं, तब उनका प्रभाव अधिक समय तक बना रहता है। इसलिए उनके द्वारा उत्पन्न घटनाएं भी दीर्घकालिक होती हैं। इसके विपरीत सूर्य, बुध, शुक्र अथवा चंद्रमा जैसे शीघ्र गति वाले ग्रहों का प्रभाव अपेक्षाकृत कम समय तक रहता है। मैदिनी ज्योतिष में उपयोग। गोचर संबंधी ये नियम केवल व्यक्तिगत जन्म कुंडली तक सीमित नहीं है। मैदिनी ज्योतिष में भी 64वें नवांश का प्रयोग राष्ट्र, राज्य, प्राकृतिक आपदाओं, राजनीतिक संकटों तथा सामूहिक घटनाओं के विश्लेषण में प्रभावी रूप से किया जाता है। 64वां नवांश 64th नवांशा या खर नवांश केवल एक साधारण नवांश गणना नहीं है, बल्कि ये किसी ग्रह, लग्न या भाव के अत्यंत संवेदनशील बिंदु को दर्शाता है। ऋषियों ने चंद्रमा से चौथी राशि जैसा सीधा नियम न देकर 64वां नवांश शब्द का प्रयोग किया, जिससे संकेत मिलता है कि इसकी गणना किसी भी ग्रह, लग्न या भाव से की जा सकती है। इसी प्रकार 22वां द्रेखना भी कष्ट, संकट, अदुर्घटना और मृत्युकारक घटनाओं से संबंधित माना गया है। जब किसी ग्रह का 64वां नवांश और 22वां द्रेखना एक ही राशि पर आ जाएं, तब वो राशि और उसका स्वामी अत्यंत अशुभ या खर प्रभाव देने वाले बन जाते हैं। अब इसे इंदिरा गांधी की कुंडली के उदाहरण से समझते हैं। इंदिरा गांधी की कुंडली में ये सिद्धांत अत्यंत स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। नवांश कुंडली में चंद्रमा कुंभ राशि में स्थित है। 64वें नवांश का सबसे सरल नियम ये है कि नवांश में ग्रह जिस राशि में स्थित हो, उससे चौथी राशि उसका खर नवांश होती है। कुंभ से चौथी राशि वृषभ होती है, अतः चंद्रमा का 64वां नवांश वृषभ हुआ। दूसरी ओर दृष्टिकोण कुंडली में संबंधित संवेदनशील बिंदु से अष्टम राशि तुला प्राप्त होती है। इस प्रकार यह दो संवेदनशील राशियां प्राप्त हुईं, वृषभ और तुला। महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों राशियों का स्वामी शुक्र है, इसलिए शुक्र इस संयोजन में खरेश या अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह बन जाता है। जब किसी ग्रह के 64वें नवांश और 22वें दृष्टिकोण अथवा अष्टम संबंध की राशियों का स्वामी एक ही ग्रह हो, तब वो ग्रह जीवन में तीव्र एवं निर्णायक घटनाओं का कारण बन सकता है। यही कारण है कि ऐसे योगों को ज्योतिष में अत्यंत गंभीरता से देखा जाता है, विशेषकर जब उन राशियों या उनके स्वामी पर शनि, राहु, केतु अथवा अन्य अशुभ ग्रहों का गोचर या दशा प्रभाव सक्रिय होती हो। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की कुंडली में गोचर ग्रहों की स्थिति खर नवांश सिद्धांत को अत्यंत प्रभावशाली रूप से सक्रिय करती दिखाई देती है। नवांश कुंडली में उनका चंद्रमा कुंभ राशि में स्थित था और कुंभ से चौथी राशि वृषभ होने के कारण चंद्रमा का 64वां नवांश खर नवांश वृषभ बनता है। दूसरी ओर दृष्टिकोण संबंधी संवेदनशील बिंदु से तुला राशि प्राप्त होती है।
इस प्रकार वृषभ और तुला दोनों ही संवेदनशील राशियां बनती हैं तथा दोनों का स्वामी शुक्र होने से शुक्र खरेश के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। हत्या के दिन गोचर में राहु वृषभ राशि में स्थित था, जो सीधे चंद्रमा के 64वें नवांश अर्थात खर नवांश को सक्रिय कर रहा था। दूसरी ओर केतु वृश्चिक में शुक्र के साथ स्थित था। शुक्र स्वयं इस योग में खरेश होने के कारण केतु के साथ उसका संबंध अत्यंत संवेदनशील और अशुभ प्रभाव उत्पन्न कर रहा था। साथ ही शनि, सूर्य और बुध तुला राशि में गोचर कर रहे थे। तुला वही दूसरी संवेदनशील राशि थी जो 22वें दृष्टिकोण एवं अष्टम संबंध से सक्रिय हो रही थी। इस प्रकार एक ही समय में दोनों खर राशियां वृषभ और तुला शक्तिशाली गोचर प्रभाव में आ गईं। इसके अतिरिक्त मंगल और बृहस्पति षष्ठ भाव में स्थित थे, जिससे संघर्ष, शत्रुता और हिंसात्मक परिस्थितियों का संकेत और ज्यादा प्रबल हुआ। गोचर चंद्रमा जन्म चंद्रमा के साथ सप्तम भाव में स्थित था, जिससे घटना का मानसिक, सार्वजनिक और भाग्यगत प्रभाव अत्यंत तीव्र हो गया। इस प्रकार उस समय का गोचर केवल सामान्य अशुभ गोचर नहीं था, बल्कि खर नवांश, अष्टम संबंध, राहु केतु अक्ष और खरेश शुक्र सभी संवेदनशील बिंदुओं को एक साथ सक्रिय कर रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप जीवन की अत्यंत निर्णायक और हिंसात्मक घटना घटित हुई। अतः 64वां नवांश खर नवांश, 22वां दृष्टिकोण, अष्टम संबंध तथा उनसे संबंधित गोचर ज्योतिषीय विश्लेषण में अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत प्रदान करते हैं। विशेषकर जब किसी ग्रह, राशि या उसके स्वामी पर शनि, राहु, केतु अथवा अन्य अशुभ ग्रहों का प्रभाव एक साथ सक्रिय हो, तब ये जीवन की गंभीर, अकस्मात अथवा भाग्य परिवर्तनकारी घटनाओं को सूचित कर सकते हैं। किंतु ये भी ध्यान रखना आवश्यक है कि केवल खर नवांश अथवा एक अकेले योग के आधार पर अंतिम निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। किसी भी घटना के सही विश्लेषण हेतु संपूर्ण कुंडली का समन्वित अध्ययन आवश्यक है। दशा, अंतर्दशा, गोचर, अष्टक वर्ग, योग, विभाजन कुंडलियां तथा संबंधित भावों और ग्रहों के पारस्परिक संबंधों को एक साथ देखकर ही उचित निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। ज्योतिष में वास्तविक समझ हमेशा सिंथेसिस से आती है, न कि किसी एक सूत्र को अलग से देखने से।